नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। अभी तक यार बड़ी खबर लेकर हम अपने साथियों के साथ राजीव, आशुतोष, मल्लिका के साथ मौजूद हैं और हर खबर पर हम बात तो करेंगे ही, लेकिन गुजरात में 89 सीटों के लिए मतदान चल रहा है और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर मल्लिका जी, आशु, राजीव जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है कि जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा। ये राजनीति जो है लगातार देखने को मिल रही है और इस बीच में ये बयानबाजी भी। लेकिन पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं, दूसरे चरण के लिए लेकिन प्रचार अपने जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह वो गुजरात में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहमदाबाद में एक बड़ी रैली होने जा रही है, उस पर भी रहेगी हमारी नजर। मल्लिका बिल्कुल, और श्रद्धा, मर्डर कांड से जुड़ा भी आज एक बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है। नार्को टेस्ट आरोपी आफ्ताब का पूरा हो चुका है, उससे जुड़ी हर जानकारी आगे हम आपको बताएंगे। आशु, शुक्रिया मल्लिका, शुक्रिया सईद जी और शुक्रिया राजीव। सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, इस बीच आपको बता दें G20 की कमान ऑफिशियली भारत ने संभाल ली है, अध्यक्ष बन चुका है और इस दौरान भव्य तरीके से 100 इमारतों को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। सईद जी, रहेगी इस खबर पर नजर। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो कि गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। गुजरात विधानसभा चुनाव में वोटिंग की अगर परसेंटेज की बात करें तो बहुत तेजी के साथ लोग मतदान करने निकल रहे हैं और अब तक दोपहर 1 बजे तक 34% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है और तापी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा 40% से ज्यादा यहां पर मतदान हुआ है। और ये बड़ी खबर क्योंकि गुजरात में देखिए पहले फेज की वोटिंग चल रही है। गुजरात में 1 बजे तक 34% मतदान की खबर और उम्मीद की जा रही है कि वोटिंग परसेंटेज शाम होते होते काफी तेज होगी और 60% से ज्यादा होगी। देखिए, डांग और तापी में 46% से ज्यादा मतदान की खबर है। अभी गुजरात में 1 बजे तक 34% वोटिंग और तापी में सबसे ज्यादा 46% मतदान की खबर। और ये पहले दौर का भी मतदान है जो कि जारी है और घरों से लोग निकल रहे हैं बाहर। देखिए, जरा नजर डालते हैं जल्दी से। अमरेली 32.1%, भरूच 35.98%, भावनगर 32.74%, द्वारका की बात कर ले तो 33.89% और इसके अलावा तमाम जो जगह हैं वहां पर भी काफी अच्छी वोटिंग परसेंटेज है। डांग 40.22%, जामनगर 30.34%, जूनागढ़ 32.96%, कक्ष की बात कर लें तो 33.44%, डांग में 46.22%। सबसे ज्यादा मतदान तापी में, गिर सोमनाथ की बात कर ले तो यहां पर भी वोटिंग परसेंटेज काफी अच्छी 35.66, जूनागढ़ में 32.96%। आगे आगे आगे। लेकिन वार पलटवार किस तरह से गुजरात विधानसभा चुनाव में हमें देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कुछ टिप्पणी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खासकर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो क्या पलटवार कर दिया है सोई जी? पहले चुप्पी तोड़ी है इसको लेकर। हाँ, और साफ तौर पर कहा है कि जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त पलटवार किया। कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या? મને મોટો સોદાગરો પણ કહ્યો, અરે તમે તો મને ગંદી નાળીનો કીડો પણ કીધો. બોલો ભારત માતા की। गुजरात के चुनाव में खड़गे के रावण पर महाभारत शुरू हो गई है। पहले बीजेपी के नेता और मंत्री कांग्रेस पर हमला बोल रहे थे, आज पीएम मोदी ने भी चुप्पी तोड़ दी। भाइयों बहनों, આપણે જાણીએ છીએ કે આ કોંગ્રેસ પાર્ટી એ રામના અસ્તિત્વને સ્વીકાર નથી કરતી। આ કોંગ્રેસ પાર્ટી અયોધ્યામાં ભગવાન રામ મંદિરને પણ, ભવ્ય રામ મંદિરમાં પણ એનો વિશ્વાસ નથી। આ કોંગ્રેસ પાર્ટી એને તો રામ સેતુ સામે વાંધો, એવી કોંગ્રેસ પાર્ટી મને ગાળો બોલવા માટે रामायण माते रावण ने ले आई। बोलो, पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस में पीएम को नीचा दिखाने की होड़ लगी है। कांग्रेस का लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। एक परिवार को खुश करने के लिए मोदी को गाली देने की प्रतियोगिता चल रही है। परंतु कांग्रेस नो भरोसो लोकतंत्र में नहीं, एक परिवार ऊपर है। अने परिवार ने खुश करवा माटे जे करवू पड़े ये कांग्रेस में फैशन थई गई है। અને એમના માટે લોકતંત્ર નહીં, પરિવાર જ બધું છે। કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં તો કોમ્પિટિશન ચાલે છે, કોમ્પિટિશન કે કોણ મોદીને વધારે ગાળો બોલે અને કોણ મોદીને મોટી ગાળો બોલે અને કોણ મોદીને તીખી ગાળો બોલે, એની સ્પર્ધા ચાલે છે।
गांधीनगर जिले के कलोल शहर में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सभा में मौजूद लोगों से सवाल किया कि जिस मोदी को आपने गढ़ा है उसका अपमान आपका अपमान है या नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जितना कीचड़ उछाले उतना कमल खिलेगा। कोई रावण के, कोई राक्षस के, कोई કોક્રોચ કે અને કોંગ્રેસના મિત્રો પણ કાન ખોલીને સાંભળી લે કે તમારી લોકતંત્રમાં શ્રદ્ધા અશ્રદ્ધા એ તમારો વિષય છે। તમારે એક પરિવાર માટે જીવવાનું હોય તમારી મરજી, પણ તમે લખી રાખજો તમે જેટલો કીચડ ઉછાળશો એટલું જ કમળ વધારે ખીલવાનું છે। आइए अब आपको दिखाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान जिसका जिक्र पीएम मोदी कर रहे थे। हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? खड़गे के इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर पलटवार किया। कहा जनता बैलेट से इसका जवाब देगी। देखिए, जितनी भी बार गुजरात में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कांग्रेस ने अपशब्द उपयोग किया, उतनी बार हर बार गुजरात की जनता ने बैलेट बॉक्स के अंदर जवाब दिया। इस बार भी इसका जवाब, मोदी जी के अपमान का जवाब गुजरात की जनता जरूर देगी। मोदी की खासियत है अपने ऊपर निजी हमले को वो हथियार बना लेते हैं। गुजरात में एक बार फिर वही नजर आ रहा है। गांधीनगर से दिवेश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जबरदस्त पलटवार मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान पर राजीव, और जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा। अच्छा, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की बात करें, प्रचार चरम पर है। आज अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी का रोड शो, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा, भगवंत मान और इसके साथ साथ हरभजन सिंह भी आज प्रचार करते हुए नजर आए। और हरभजन सिंह से खास बातचीत की हमारी सहयोगी प्रीति चौधरी ने। दिल्लीना यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी તેમજ પંજાબના મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી ભગવંત માન जी આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે। समझ में आ जाती है गुजराती? गुजराती समझ में आती है। बोल के बताए। गुजराती आवड़े छे। आवे छे? कितना आवे छे? શું છે? સારું છે। આમ આદમી काफी सारी आवे छे। काफी आवे। तो बहुत मैच खेले यहाँ पे, तो गुजराती आती है, बहुत प्यार मिला है। बहुत प्यार मिला है आप। हरभजन जी, यहाँ पर एक और क्रिकेटर हैं जो खुद तो नहीं उतरे हैं, उनकी जो वाइफ है वो उतरी है, रिवाब जडेजा। तो आपको लगता है कि आप रविंद्र जडेजा को हरभजन सिंह टक्कर दे पाएंगे? आप आम आदमी पार्टी के प्लेयर हैं, वो भाजपा के प्लेयर हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए वो दूसरी पार्टी से आए हैं, मैं यहाँ पे अपनी पार्टी से यशस्वी मुख्यमंत्री आया हूँ। माननीय श्री ये तो अरविंद जनता डिसाइड करेगी, और जनता किसको प्यार देगी तो जनता माननीय श्री डिसाइड करेगी। भगवंत मान जी। चलिए, वो तो अभी टीम के साथ ही खेल रहे हैं, उनकी जो वाइफ खेल रही है, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे या नहीं? नहीं, मैं तो कहूँगा सबको बेस्ट ऑफ लक है। जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो हमारी पार्टी से हो, दूसरी पार्टी से हो, यशस्वी मुख्यमंत्री सबको ऑल द बेस्ट है। माननीय और श्री जनता अरविंद डिसाइड केजरीवाल करेगी जी कि उनको તેમજ कैसा चेहरा पंजाबના चाहिए। मुख्यमंत्री बस आखिरी सवाल पूछूंगी हरभजन जी। भगवंत मान जी। लास्ट, आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर नया करेगी जो भाजपा और कांग्रेस नहीं कर पाई? देखिए, हमारे सीएम साहब ने जो बिजली की अनाउंसमेंट करी है कि बिजली फ्री कर देंगे, जो शिक्षा है आम आदमी वो पार्टी बेटर का होगी। राष्ट्रीय उन संयोजक सब मुद्दों के ऊपर અને जो है वो દિલ્હીના काम करने के यशस्वी लिए सरकार मुख्यमंत्री देखिए, अगर हमारी सरकार माननीय श्री अरविंद राज्यसभा के एमपी तो आप हैं, अब थोड़ी ये सारा जो शहर है, भगवंत मान जी, थोड़ा सा आप में जगह है कि आप भी चुनाव लड़े? चुनाव मैंने कभी सोचा तो नहीं था जीवन में कि मैं चुनाव लड़ूंगा या मैं चुनाव के क्षेत्र में आऊंगा,
पर लोगों ने जिंदगी में बहुत प्यार दिया। अब मैं लोगों के लिए दोबारा कुछ कर सकूं तो मैं आगे चल के देखूंगा क्या। चलिए बस आखिरी बार पंजाबी में जो आप प्रचार कर रहे हैं हमारे लिए, पंजाबी में बोलिए, गुजराती में जो आप प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर कर दीजिए। जो आपने बोला गुजराती आप सीख गए। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा गुजराती में गुजराती उतनी नहीं चलिए पंजाबी में कर दीजिए। मैं प्रचार के लिए तो यहाँ ये आया हूँ, सब लोगों को यही निवेदन कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जाकर वोटिंग करें और अपना सही निर्णय लीजिए। जो जनता का फैसला होगा वो सबसे सही भगवंत मान जी आपने वच्चे पधारी चुक्या छे। तो अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी का मलिका ये रोड शो, और अहमदाबाद में एक और बड़ा रोड शो आज होने जा रहा है। बिल्कुल, दूसरे चरण के मतदान से पहले भी राजनीतिक पार्टियां कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती चुनाव प्रचार करने का, जनता का दिल जीतने का। और इसी कड़ी में पीएम मोदी का आज अहमदाबाद में करीब 50 किलोमीटर लंबा रोड शो होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देखिए, गुजरात में पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। वहीं आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो होना है अहमदाबाद में। उसकी तैयारियां अलग अलग हिस्सों में की जा रही हैं। सुभाष सर्कल पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पर 6:13 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माल्यार्पण करते हुए नजर आएंगे। अलग अलग हिस्सों से होते हुए वो यहाँ पर गुजरेंगे। कितने बजे से शुरू होगा कार्यक्रम? ये 3 बजे से नरोड़ा गाँव से शुरू होने वाला है रोड शो। और कहाँ से होकर गुजरेगा? वो जब बापू नगर, दानी निमड़ा, पालड़ी, वासना होके यहाँ पर आएगा शाम को। यहाँ पर प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद यहाँ से फिर दूसरे हिस्से के लिए निकल जाएंगे। प्रधानमंत्री का इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, क्या है मकसद इसके पीछे? पब्लिक बहुत खुश है कि हमारे घर का आदमी हमको मिलने आ रहा है। या ज्यादा दम लगाना पड़ रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आगे? नहीं, दम लगाना नहीं पड़ता है। हाँ। मोदी साहब की शख्सियत ही ऐसी बड़ी है तो कोई पार्टी चलने वाली नहीं है। कितने विधानसभा को कवर करेगा ये रोड शो? ये कम से कम 12 से 14 विधानसभा को कवर करेगा। अलग अलग हिस्सों से गुजरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो रोड शो है उसको भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर एक तरफ जहाँ साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, वहीं बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तमाम अधिकारी भी इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। हम चलेंगे अलग अलग हिस्सों में और आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह की तैयारी इस वक्त की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाटलोदिया मैदान से चुनावी जीत दर्ज करने की कोशिश में लगे हुए हैं। 2017 भी उन्होंने घाटलोदिया से ही जीता था। 2012 में आनंदीबेन पटेल ने अहमदाबाद जिले में ही, आपको बता दें, घाटलोदिया सीट आती है, वहां पर फिर से जीत हासिल करने की बड़ी चुनौती इस वक्त मुख्यमंत्री के सामने है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें नरोडा पाटिया, ये वो सीट है जहां पर पहली बार बीजेपी 1980 में बनी थी। 1981 के उपचुनावों में पहली बार वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जो एक विधानसभा की सीट जीती थी वो नरोदा पाटिया की ही थी। हालांकि 1990 से लेकर 2017 तक लगातार वो सीट बीजेपी जीतती हुई चली आ रही है और वहां पर एक ऐसे महिला प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है जिनके पिता के ऊपर गुजरात दंगों के दाग हैं। इसको लेकर विपक्षी दल लगातार निशाना साध रहे हैं। हालांकि बीजेपी का वो गढ़ माना जाता है, ऐसे में उस सीट पर सभी की निगाह टिकी हुई है। अगले दौर के लिए यानी कि 5 तारीख को दूसरे और अंतिम चरण के लिए जहां पर मतदान होगा वहां पर भी ज्यादा से ज्यादा सीटें उत्तर गुजरात की और मध्य गुजरात की बीजेपी जीतना चाहती है। इसी वजह से इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में कोई कोर कसर, आप देखिए बीजेपी के झंडे किस तरह से जगह जगह चौराहों पर लगाए गए हैं, कहीं भी कोई भी कोर कसर बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती है। को ये भी बता दें कि गुजरात की जो जामनगर सीट है, उत्तरी सीट को लेकर भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, जबकि उनकी ननद नैना जडेजा कांग्रेस उम्मीदवार के साथ खड़ी हैं। जरा देखें। ये भाभी हैं रिवाबा जडेजा, रविंद्र जडेजा की पत्नी। ये ननद हैं नैना बा जडेजा, रविंद्र जडेजा की बहन। गुजरात की सियासी लड़ाई में ननद भौजाई का पारिवारिक तड़का खूब सुर्खियां बटोर रहा है। जामनगर उत्तर की सीट पर भाभी बीजेपी की उम्मीदवार हैं और ननद कांग्रेस उम्मीदवार की समर्थक। दोनों के अपने अपने सियासी स्टैंड हैं। कहती हैं कि लड़ाई परिवार की नहीं विचारधारा की है।
दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि इंडियन पॉलिटिक्स में एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों ने अलग अलग पार्टी के साथ अपना विचार विमर्श करके वो जुड़ने की जो एक इच्छा व्यक्त की हो, तो वो अपनी तरफ से किसी और पार्टी के साथ जुड़े। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी और मेरे लिए सबसे बहुत बड़ी बात है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, तो इस बार मुझे कोई दिक्कत ऐसी सच दिखाई नहीं दे रही है। सबकी विचारधारा अलग होती है ना, उसमें क्या बीजेपी से थक गई है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इन लोगों ने जो भी वादे किए हैं उसमें असफल रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए आम जनता अब जाग गई है। 5 साल बाद इनको मौका मिला है, 5 साल बाद इनको मौका मिला है अपना वोट परिवर्तन करने के लिए, और सब परिवर्तन चाहते हैं। रिवाबा जाडेजा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया तो उनके पति रविंद्र जाडेजा ने पूरा साथ दिया। पत्नी के लिए मशहूर क्रिकेटर ने खूब प्रचार किया। उधर नैना व जाडेजा कांग्रेस के उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह जाडेजा के साथ खड़ी रही, लेकिन दिलचस्प ये है कि उनके साथ उनके पिता भी दीवार की तरह कांग्रेस के समर्थन में डटे रहे। अब बेटा रविंद्र अपनी पत्नी रिवाबा के समर्थन में है, तो पिता अनिरुद्ध सिंह जाडेजा कांग्रेस खेमे में बेटी के साथ खड़े हैं। कि लोगों में बहुत ही खुशी है, जैसे मैंने कहा कि लोग एकदम उत्साही है। इस बार एक यूथ भी इसमें शामिल हो रहा है, तो उनको भी एक कहीं ना कहीं उम्मीद है कि रिवाबा आएगी तो अच्छा काम करेगी जामनगर के लिए, और जामनगर की कोई जो भी अंडर डेवलप एरियाज है, जो भी लोगों की उम्मीद है उस पर खरी उतरेगी। नहीं, मुझे तो पार्टी को देखना है, उसमें कोई ये नहीं है। अच्छा। बाकी कोई फैमिली प्रॉब्लम नहीं है हमारे घर में। पक्ष विपक्ष एक हेल्दी कंपटीशन। कुछ नहीं, हम पार्टी को देखते हैं, पार्टी को सपोर्ट करना हमारी फर्ज है और कुछ नहीं। ननद और भौजाई भले ही एक ही परिवार हैं, लेकिन दोनों की सियासी विचारधाराएं अलग हैं। भले ही रविंद्र जाडेजा की बहन चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार की जीत तय करने के लिए जी जान एक किया है। देखने वाली बात होगी कि जामनगर उत्तर की जनता किसके साथ खड़ी होती है, ननद के साथ या फिर भौजाई के साथ। जामनगर से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। एशिया के सबसे बड़े स्लम, जी हां, धरावी का नक्शा बदलने वाला है। बता दें आपको कि अडानी ग्रुप रीडेवलपमेंट करने वाला है। उसके बाद से आपको धारावी बहुत कुछ जुदा जुदा नजर आएगा, यानी खूबसूरत धारावी। धारावी के लोग इस समय खुद को एक सुंदर और सम्मानित जीवन जीने के करीब महसूस कर रहे हैं। मुंबई के बीचों बीच करीब 700 एकड़ में फैले धारावी स्लम में लगभग 10 लाख लोग रहते हैं। यहाँ हजारों छोटे मोटे कारोबार हैं, जिनमें लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। धारावी इज द ब्राउनेस्ट ऑफ द ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स। ऐसा इतना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट किधर भी नहीं है। क्यों? इसका वजह है कि एक डेंसिटी है, एयरपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस है, कमर्शियल इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, और इसके अलावा इधर स्लम भी है, नॉन स्लम भी है ना, मल्टी एथनिक मल्टी रिलीजियस ग्रुप्स है, इधर शांति से रह रहे हैं इधर, तो सब कॉम्प्लेक्सिटीज इसमें है। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि, और सबसे दुनिया के सबसे लार्जेस्ट अर्बन रिन्यूअल प्रोजेक्ट है ये, और मुंबई को स्लम फ्री बनाना है तो सबसे बड़ा कदम मुंबई के लिए ये धारावी होगी। कुल तादाद यहाँ पर जो लोग हैं उनकी 68,000 है, और इतने लोगों का पुनर्वसन करने की जो जिम्मेदारी है वो अब अडानी ग्रुप पर है। आपको बता दें कि धारावी में सिर्फ स्लम्स ही नहीं तो साथ में कई सारे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं। ये जो रोड देख रहे हैं 90 फीट रोड है, इससे जुड़कर कई ऐसी तंग गलियां हैं जिसमें कई हजारों लोग बसते हैं। उसके साथ ही साथ कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चलते हैं, उसके साथ ही साथ कई ऐसी चीजें हैं जिनका व्यापार होता है। लेदर में भी एक बहुत बड़ा व्यापार धारावी में माना जाता है। धारावी के रीडेवलपमेंट की चर्चा 20 साल पहले से हो रही है। इससे पहले भी टेंडर निकले हैं। कई पीढ़ियों के लिए रीडेवलपमेंट बस सपना ही रह गया। अभी भी लोगों को आशंका है कि वाकई में इस बार रीडेवलपमेंट होगा भी या नहीं। इसरार अहमद 8x10 के कमरे में अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। इनकी तरह धारावी की 80% आबादी पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करती है। पेशे से मैकेनिक इसरार चाहते हैं कि उनके बच्चों को अब आगे बेहतर जीवन मिलना चाहिए।
दिक्कत तो सर यहाँ पे बाथरूम की बहुत बड़ी दिक्कत है सर। यहाँ से हमको संगम गली जाना पड़ता है या फिर अपना खम्बा देवी आना पड़ता है बाथरूम के लिए। बच्चों को बहुत तकलीफ होती है, जो लेडीज है उनके लिए खास तौर पे तकलीफ है। हम आदमियों को तो चल जाता है, लेकिन जो बच्चे लेडीज लड़कियां उनके लिए ज़्यादा तकलीफ होती है सर। और इतनी कम जगह है कि सर आना जाना आप खुद समझ सकते हो, इस जगह पे हम कैसे एडजस्ट करते हैं सर। रीडेवलपमेंट को लेकर धारावी के लोग खुश तो हैं, पर बहुत सारी चिंताएं और सवाल उन्हें परेशान कर रहे हैं। जैसे उनकी झुग्गी के बदले कितना एरिया वाला घर मिलेगा। जिनके पास धारावी में दुकानें हैं, क्या उन्हें रीडेवलपमेंट के बाद दुकानें दी जाएंगी? कहीं नागरिकों को बिल्डर की कृपा पर तो नहीं छोड़ दिया जाएगा? अभी हमको दिखाया जा रहा है कि 300 स्क्वायर फीट मिलेगा, जबकि यहाँ पर हमको वादा किया गया था कि 400 से ज्यादा दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा मसला है लोगों का। दूसरी चीज, रेसिडेंस के बाद में यहाँ पर कमर्शियल एक बहुत बड़ा हब है धारावी। यहाँ पर लेदर का, गारमेंट्स का, कुम्हार हैं और इस तरीके से बहुत सारे समाज के बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ पर रहते, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, उनको एडजस्ट करने के लिए अभी तक कोई भी रास्ता हमको समझ में नहीं आ रहा है। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सीईओ का कहना है कि सरकार आखिर तक प्रोजेक्ट की पूरी लगाम अपने हाथ में रखेगी। नागरिकों को रेलवे की जमीन पर ट्रांजिट कैंप बनाकर दिए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य इस प्रोजेक्ट को 10 साल में पूरा करने का है। पहले का मॉडल्स थे वो डेवलपर ड्रिवन प्रोजेक्ट थे। उसमें जो डेवलपर आता है वो रुमाल डाल के वो चले जाता है और ब्लैक में बेचते भी है कभी कभी। तो इसमें ऐसा नहीं रहेगा, एसपीवी फॉर्म होगी, उसमें गवर्नमेंट के डायरेक्टर्स रहेंगे, उसमें डे टू डे बेसिस पे उसमें आपको इंटरफेस मिलेगा, दैट इज वन। और इसमें टोटल खर्चा आने वाला है 20,000 करोड़ से ऊपर। लेकिन हम लोग सरकार इसमें डालेगी सिर्फ 100 करोड़ रुपीस, बट दूसरा सब पूरा मार्केट से वो इन्वेस्टर को लेकर आना पड़ेगा। यहाँ पर बैंड्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स से लगकर जो इलाका है वो सबसे ज्यादा इस वक्त प्रॉपर्टी के मार्केट में जो है वो डिमांड में समझा जाता है। धारावी जब बसा था तो एक झोपड़पट्टी इलाका था, लेकिन मुंबई इसके आसपास की जो है वो पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है। मुंबई के प्रॉपर्टी रेट्स कितने ज्यादा है ये बात का अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। तो उसकी वजह से ये जो 2.8 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ धारावी इलाका है उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू भी काफी ज्यादा है। और लोग जो है वो कई सालों से इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे थे। अब 4 का परिवार था वो 8 का हो चुका है। तो लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं इस चीज की दिक्कत है कि छोटे घर जो है, आप जो 300 स्क्वायर फीट के घर मिलते भी हैं तो उसमें क्या पूरा परिवार रह पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये लोगों के मन में है कि आखिर क्या ये प्रोजेक्ट सच में शुरू होगा और खत्म होगा, क्योंकि कई बार जो इलेक्शन चुनावी प्रॉमिस हैं वो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सपने दिखाकर लड़े जाते हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।